हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को टेंथ फिजिक्स का लेक्चर, टेंथ फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। उसका लेक्चर नंबर आज 5 होने वाला है और इसमें हम देखने वाले हैं कि R बराबर 2F होता है, लेकिन इसको प्रूव करने वाले हैं। आज इसको हम प्रूव करने वाले हैं क्योंकि एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें 6 मार्क्स में पूछा जाता है। क्योंकि जो बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन एक तो आता है वो 6 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 5 मार्क्स का आता है, लेकिन फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है। और वही 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है R बराबर 2F मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसको आज प्रूव करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग आज अंत तक देखिएगा। आज आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रूव करवाएंगे कि अपने जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, कि अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करे। तो इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको प्रूव हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए इस तरह होता है। एक ही क्वेश्चन है, इसको पूछने का तरीका देखिए 3 तरीका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है। एक तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में और पूछ सकता था कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, इसे सत्यापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह तो डायरेक्ट पूछेगा। अथवा गोलीय दर्पण के लिए R बराबर 2F को सिद्ध करें या तो सत्यापित करें। और फिर इसमें यह पूछ सकता है अवतल दर्पण के लिए R बराबर 2F को सिद्ध करें। क्योंकि गोलीय दर्पण जैसी बोलते हैं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण होता है तो एक उत्तल दर्पण होता है। लेकिन यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए गोलीय दर्पण, तो भी आपको अवतल दर्पण के लिए प्रूव करना है, और अवतल दर्पण आए तो अवतल दर्पण के लिए प्रूव करना ही करना है। एग्जाम में जो देखा जाता है 95% अवतल दर्पण का ही पूछा जाता है, 5% होता है उत्तल दर्पण का, लेकिन उत्तल दर्पण का भी हम आप लोगों को करवा के देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको करना क्या होता है। सबसे पहले बोल रहा है कि अवतल दर्पण के लिए R बराबर 2F को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइए। तो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। कैसे पता चला कि एक अवतल दर्पण है? क्योंकि अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका मतलब यह एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो M N क्या है, एक अवतल दर्पण। इसका नाम दे दीजिए, M और N एक अवतल दर्पण है। M और N एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे P जो दिख रहा है ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। P दर्पण का ध्रुव होता है, और ये जो बड़ी F दिख रहा है ये दर्पण का फोकस बिंदु होता है, और ये जो C है वो दर्पण की वक्रता केंद्र होता है। और ये जो F यहाँ पे जो फोकस बिंदु है और ये ध्रुव, इनकी बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होता है इसको बोलते हैं छोटी f, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। और ये वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव, ये ध्रुव वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब यहाँ की दूरी बड़ी R हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ये छोटा सा बचा ये फोकस दूरी हो गया। हमको यही प्रूव करना है कि ये जो छोटा सा दूरी है इन दूरियों का आधा है, या तो ये जो बड़ा दूरी है इन दूरी से दुगना है। यानी R बराबर 2F या तो F बराबर, यहीं से अगर ये भी पूछे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2, तो दोनों क्या है, दोनों बात सेम है। दोनों बात सेम क्या है, ये देखिए 2 को नीचे कर दिए, तो इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आप प्रूव भी कर लीजिएगा, क्योंकि सारा बात इसमें फिगर में छुपा हुआ है। तो फिगर को ध्यान से देखिए, और विशेष प्रतिज्ञा में फिगर को पहले लिखना पड़ता है, इसके बाद इसको प्रमाण करना पड़ता है। मतलब इसको फिर क्या गणितीय रूप में प्रमाण करेंगे। सबसे पहले इसको विशेष प्रतिज्ञा में हिंदी के रूप में लिखेंगे कि ये जो चित्र में जो जो दिया हुआ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसको गणितीय रूप में इसको प्रूव करेंगे प्रमाण करके। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है और ये एक आपतित किरण है, और दर्पण से परावर्तन हुआ, और दर्पण को जिस बिंदु पे काटते हुए परावर्तन हुआ, जिस बिंदु पे काट दिया उसको फोकस बिंदु कहते हैं, ये परावर्तन हो गया। ए और S दिशा में क्या हो गया,
परावर्तित हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। ये जो होता है किसी दर्पण का मुख्य फोकस, ये क्या होता है, प्रधान अक्ष। ये क्या होता है, किसी दर्पण का प्रधान अक्ष होता है। ये दर्पण की चौड़ाई है, ये क्या है, एक दर्पण की चौड़ाई है। ये हम सपोज किए, ये मान लीजिए कोई क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब मान लिए। यहाँ से जैसी अभिलंब मान लिए तो देख लीजिए ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। तो जैसे ही अभिलंब मान लिए तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो सबसे पहले आप पहले इस चित्र को इसमें लिखिए। सबसे पहले चित्र में क्या लिखिएगा, विशेष प्रतियम की माना एन और एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या R है, वक्रता त्रिज्या R है। अब आगे देखिए, मुख्य अक्ष CP के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद A और S दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा ये जो F है वो फोकस बिंदु है। बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में। फिर से एक बार सुनिएगा, माना चित्र में देखिए, चित्र में देख के हम बोलते हैं, माना M और N एक अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या R है तथा मुख्य अक्ष CP के समानांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद AS दिशा में परावर्तित हो जाता है तथा बड़ी F फोकस बिंदु है। ये हुआ विशेष प्रतिज्ञा। अब इसको हम प्रमाण करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस फार्मूला को। तो आगे इतना लिखने के बाद अब आगे लिखिएगा, इसके जस्ट आगे लिखिएगा प्रमाण। क्या लिखिएगा, प्रमाण। अब ये चित्र आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, चित्र आपको शुरुआत में ही बनाना है, क्योंकि मेरे यहाँ पेज कमी था, फिर से आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिर से लगा दिए। आप लोगों को एक ही बार फिगर बनाना है, इसके बाद उसी फिगर को देख के यहाँ पे आप प्रूव करना है। तो फिर से इसको हम क्या पूरा कर देते, जो था MN क्या था, एक अवतल दर्पण था, N और S दिशा में परावर्तित हो गया था। अब सबसे पहले क्या कीजिए, ये देखिए प्रकाश के सबसे पहले प्रमाण में लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता था, प्रकाश के परावर्तन का तो दो नियम होता था। पहला नियम तो कहता था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण बना, यहाँ पे परावर्तन कोण बना, क्योंकि ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब हम क्या किए हैं, अभिलंब को मान लिए कि ये क्या है, एक अभिलंब है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। समीकरण इसको एक मानिएगा, क्या मानिएगा, एक। प्रकाश के परावर्तन से आपतन कोण बराबर क्या आ गया, परावर्तन कोण। समीकरण एक हो गया। अब आगे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण समान होता है। एकांतर कोण, ये देखिए एकांतर कोण होता है, ये कोण बराबर होगा ये कोण के, ये कोण बराबर होगा ये कोण और ये कोण बराबर होगा ये कोण। ये होता है एकांतर कोण। यदि इसको एक मान लेते हैं, इसको दो और इसको तीन और इसको चार, तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण चार हो जाएगा, या फिर कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा, कोण दो बराबर कोण तीन। ये जो है ये क्या है, एकांतर कोण है, एक एकांतर कोण है। 9th में आप लोगों को ये प्रमेय पढ़ना पड़ता है। तो वहीं पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये आपतित किरण है और ये मुख्य अक्ष है, ये दोनों हमेशा समानांतर होता है, ये दोनों हमेशा क्या होता है, समानांतर है। और ये देखिए ये जो अभिलंब खींचे हैं इसको थोड़ा लंबा करके देखिए, तो इस तरह से लंबा कर दीजिए। यहाँ पे कौन कौन बना था, आपतन कोण। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब जैसे ये खींचे थे, ये अभिलंब है, तो ये जो कोण आप लोगों को दिख रहा है ये कोण आपतन कोण है। तो यहाँ पे क्या है, आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, आपतन कोण। दो फिगर बना देते हैं आप लोगों को ज्यादा समझ में। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे इसी में देख लीजिए, ये आपतन कोण हो गया। मान लीजिए दोनों लाइन समांतर जा रहा था, ये दोनों समांतर। अब ये आपतन कोण हो गया और यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे इस कोण को मान लेते कोण 1, यहाँ पे जो कोण बना वो 1। तो कोण I बराबर कोण क्या होगा, 1। कोण I बराबर कोण 1 क्या होगा, एकांतर कोण। फिर से देखिए, अच्छा ये देखिए लाइन है, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे हम खुद से बना देते हैं। देखिए एक तो यहाँ पे है, तो क्या बिंदु है यहाँ पे, ये F पे है। एक तो जो डॉट डॉट करके मिला है ये C पे। तो ये मान लें हम क्या, तिर्यक छेदी रेखा। ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा। तो हो गया आपतन कोण। इस कोण को मान लिए थे 1, इस कोण को क्या मान लिए 1। यहाँ पे देखिए जो कोण है 1 है, तो कोण I बराबर कोण क्या होगा 1। कौन कोण होगा, तो एकांतर कोण। तो यहाँ पे अब लिखिएगा, अब एक तरफ जरा फॉर्मेट बढ़िया से लिख दीजिएगा, क्योंकि समांतर होता है तब तिर्यक छेदी रेखा काटता है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि OA OM है, O क्या है, नहीं OA, देखिए OA क्या है, आपतित किरण और समानांतर है। किसके समानांतर है, और CP के क्या है, समानांतर है।
इसीलिए जब ये दोनों समानांतर है तो इसको एक छेदी रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। कोण आई बराबर 1, कोण आई बराबर कोण 1। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा था, ये दोनों समांतर रेखा था, इसको तिर्यक छेदी रेखा काटा तो कोण आई बराबर कोण 1 हो गया, ये एकांतर कोण हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को अब ध्यान से देखिएगा तो क्या हुआ, LHS बराबर है, LHS क्या है बराबर है, तब RHS भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो गया, LHS जब बराबर हो गया तो RHS भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा कोण R बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1, कोण R बराबर कोण 1। ये मेरा आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये त्रिभुज में यहाँ पे क्या था, देखिए फिर से बना देते हैं। A था, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे F था। ACF में ये कोण क्या था, ये कोण 1 है और ये कोण क्या था R बराबर 1 आ गया। क्या आ गया, R बराबर 1, मतलब ये त्रिभुज में ये कोना यहाँ पे जो R था परावर्तन कोण है, ये कोण 1 हो गया। तो ये त्रिभुज में ACF में कोण R बराबर कोण 1 आ गया, कोण R बराबर 1। यानी क्या हुआ, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गया। आखिर हुआ क्या, एक त्रिभुज बन गया। देखिए फिर से बना देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज जो इस तरह से बना है, ये यहाँ पे है, C है, यहाँ पे F है। ये कोण क्या था R, ये कोण था 1, तो R बराबर क्या आ गया 1, कोण R बराबर कोण 1 आ गया। तब 9th क्लास में एक प्रमेय और पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजा बराबर होते हैं, तो बताइए इसका संगत भुजा कौन होगा, कोण R के संगत भुजा होगा ये CF, क्या होगा CF। अब बराबर क्या होगा, इसका संगत भुजा कौन होगा, कोण 1 का संगत भुजा देखिए ये वाला होगा, क्या होगा A और F, तो CF बराबर क्या होगा AF, CF बराबर AF। इसका संगत भुजा क्या हो गया AF, कोण 1 का संगत भुजा AF, तो AF हुआ, और कोण R का संगत भुजा क्या होगा CF। ये दोनों आपस में बराबर होगा। यदि दो कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजा भी बराबर होता है। ये एक प्रमेय था जो कि 9th क्लास में पढ़ना था, वो प्रमेय का यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो लिख देंगे कि त्रिभुज ACF में, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ACF में क्या है, कोण इतना बराबर इतना है, मतलब कोण R बराबर क्या है, कोण 1, कोण R बराबर 1 है। तो R का संगत भुजा क्या था, R का जो संगत भुजा है तो CF है, क्या होगा CF बराबर क्या आ जाएगा AF, CF बराबर आ गया AF, CF बराबर आ गया क्या, जब AF आ गया। तब आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था, बस इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो मानिए प्रूव्ड हो गया। बस इतना आप ला दिए तो मानिए प्रूव्ड कर दिए, आधा से 70 से 80% प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले क्या करना था, प्रकाश के परावर्तन के नियम से चलना था, समीकरण 1 तथा 2 करके कोण R बराबर कोण 1 कर दिए, तो फिर उस त्रिभुज में देखें तो क्या हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो इसका संगत भुजा बराबर हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब ये लिखिए, आखिर जो ये दर्पण बनाए हैं आप लोगों को, अवतल दर्पण, ये बहुत ही छोटा सा दर्पण है। इसका क्या है, द्वारक बहुत एकदम छोटा है, मतलब ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है आखिर में एकदम छुटकू सा है। इसको आप लोगों को जूम करके दिखाया गया है, क्योंकि हम आप लोगों को प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए जूम करके बड़ा दिखाना पड़ता है, बड़ा दिखा रहे हैं, इसीलिए आप लोग लग रहा होगा कि सच में इतना अवतल दर्पण इतना बड़ा होगा। हम लोग को भी जब पढ़ाया जाता था कि ये दर्पण आखिर में छोटा है तो हम मानते नहीं थे, सर आप बड़ा बना दिए तो आप बोल रहे हैं छोटा, तो नहीं, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सपोज करना पड़ेगा कि सच में ये दर्पण छोटा होता होगा, और ये छोटा है, लेकिन इसको बड़ा करके, इसको क्या किया, एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बड़ा करके इमेज में दिखा के कि इस तरह से होता होगा प्रूव्ड। तो अब देखिए ये जो बिंदु A है ये P के बहुत निकट है, ये जो बिंदु A है ना P के बहुत निकट है। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक बोले तो दर्पण की चौड़ाई, तो ये चौड़ाई बहुत ही छोटा है, तो जो बिंदु A है वो P के एकदम नजदीक है। मानो तो P जो बिंदु है A पे है, तो उसी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, क्या है, छोटा है, बहुत ही क्या है, छोटा है। अर्थात आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि A बराबर क्या होगा P, A बराबर P, मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो जो A बिंदु है वो P के एकदम बहुत नजदीक है। मान लीजिए तो A और P एकदम दोनों एकदम एक ही जगह पे बैठा हुआ है। इस तरह से हमको क्या लिखना पड़ेगा,
ए बराबर क्या आ गया, पी आ गया। यहाँ पे आप लिखिएगा, एक लाइन लिखना जरूर पड़ेगा आपको कि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, अर्थात हम कह सकते हैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अर्थात जो बिंदु ए है वो पी के बहुत निकट है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, पी। तब यहाँ पे जहां पे आप लोगों को ए दिख रहा है वहां पे पी लिख लीजिए। क्या क्या हो जाएगा, सी एफ। क्या यहाँ पे देख लीजिए सी एफ, अब बराबर क्या हो जाएगा ए। एक जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी, पी और एफ, पी और एफ। क्या प्रूव कर दिए बताइए तो, सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ, सी और एफ बराबर क्या है, पी एफ। ये सी एफ बराबर आ गया पी एफ। तो अब देखिए प्रूव हो गया। अब लिखिएगा, अब सीपी बराबर, अब सीपी मतलब ये देखिए बड़का है, ये क्या है, बड़ा है, सी और पी है, ये बड़का है, तो ये दोनों छोटका को जोड़ेंगे, ये दोनों छोटका को जोड़ेंगे तो ये बड़का पूछ जाएगा। तो ये बड़का बराबर लिखिए, ये बड़का जो लिखा हुआ है सीपी, तो सीपी बराबर लिखिए सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ और पी, एफ और पी। और ये दोनों आपस में बराबर हम प्रूव कर चुके हैं कि सी एफ बराबर है पी एफ का, पी एफ, सी एफ बराबर है क्या, पी एफ। तो जहां पे सी एफ लिखा हुआ वहां पे पी एफ लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, ये सी एफ के जगह पे पी एफ एफ पी लिख दीजिए, एफ पी अब प्लस एफ पी। और एफ पी तो क्या है, देखिए एफ पी जो एफ और पी है यही तो फोकस दूरी है, छोटी एफ, ये क्या है, छोटी एफ। और ये जो सी और पी है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या बड़ी आर। तो सी पी की जगह पे क्या लिखिएगा, बड़ी आर, और ये दोनों जगह पे क्या लिखिएगा, छोटी एफ प्लस छोटी एफ। अब देखिए प्रूव हो गया, आर बराबर क्या आ गया, 2f, आर बराबर 2f। मात्र यही क्या प्रूव करना था। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं कि f बराबर आर बटा, इतना आप लोग प्रूव कीजिएगा, एग्जाम में आप लोगों को 6 मार्क्स पक्का मिलेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार ध्यान से देखिए इसको, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फिगर बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, फिगर बनाइएगा, फिगर को समझिए। बस 2 ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले प्रमाण में लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन से नियम से कोण आई बराबर कोण आर हो गया। इसके बाद चूंकि ओ और ए समानांतर है सीपी का, इसीलिए एकांतर कोण क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते थे, ये क्या होगा, एकांतर कोण। ये क्या होगा, एकांतर कोण, क्योंकि कौन सा कोण था, एकांतर कोण। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो और ज्यादा बेटर होगा। ओ और ए समांतर है सीपी का, इसीलिए कोण आई बराबर कोण 1, ये क्या है, एक एकांतर कोण। कोण आई बराबर कोण 1, ये हो गया एकांतर कोण। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलिएगा तो कोण आर बराबर 1 आ जाएगा। कोण आर बराबर 1 मतलब ये जो त्रिभुज छोटका सा दिख रहा है इसमें कोण 1 बराबर कोण आ जाएगा आर, मतलब ये त्रिभुज में 2 कोण बराबर आ गया, तो इसका संगत भुजा बराबर होगा। इसका संगत भुजा देखिए बराबर कर दिए। इसके बाद ये मानेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, अर्थात ए जो है बिंदु पी के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर पी, यानी ए पी दोनों आपस में बराबर है, मतलब एक ही स्थान पे है। इसके बाद सी पी को 2 छोटा छोटा फॉर्म में जोड़ के लिख देंगे और दोनों का मान लिख देंगे छोटी छोटी एफ, और सी पी का मान हो जाएगा बड़ी आर। तो यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरुआत से, ये कीजिएगा, पहले फिगर बनाइएगा, विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा। इसके बाद आप लोगों को प्रमाण करके, फिगर यहाँ पे नहीं बनाना है, फिगर वही रहने दीजिएगा और प्रमाण करके इतना लिखिएगा, आप लोगों को 6 मार्क्स मिल जाएगा। ये हुआ आप लोगों का अवतल दर्पण के लिए। अगर गोलीय दर्पण के लिए भी पूछेगा तो आप लोग यही प्रूव कीजिएगा। आप कर देते हैं उत्तल दर्पण के लिए, इसके बाद इसका 2-4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखिए, अब आता है उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए हमको प्रूव क्या करना है, आर बराबर 2f प्रूव करना वही, लेकिन हमको प्रूव करना है उत्तल दर्पण के लिए। बोल देगा एग्जाम में कि उत्तल दर्पण के लिए आर बराबर 2f सिद्ध कीजिए, तब ये कीजिएगा, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें 2 से 3 पर में यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये भी 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में पूछा जाएगा, 6 मार्क्स में। तो उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण होता कैसा है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो। देखिए परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ, परावर्तक सतह वैसे सतह को कहते हैं जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे। ये साइड देखिए इसका क्या है, रंगा हुआ है। ये साइड जो है वो साइड, ये साइड रंगा हुआ है, लेकिन इसका परावर्तक सतह एकदम उभरा हुआ है। तो ये देखिए ये क्या है, एक आपतित किरण है। ये क्या है, एक आपतित किरण है। यहाँ पे प्रूव डेट लिखा हुआ है कि ये हमको क्या प्रूव करना है, तो ये आप लोग नहीं लिखिएगा, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, डेट करने के लिए लिखना। ये क्या है, आपतित किरण। ये आपतित किरण है। आपतित किरण जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे पड़ा, तो इसको क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। इस तरह से क्या कर दिया, परावर्तित किया, परावर्तित कर दिया। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को घेर देता है,
तो जैसे ये परावर्तित किया और डॉट डॉट करके जैसे ही मिलाएं, जहां पे ये मुख्य अक्ष काट दिया वही क्या हो जाता है, फोकस बिंदु। तो यहाँ पे एफ हो गया क्या, फोकस बिंदु। और इसके बाद एक ठो क्या खींचेंगे, अभिलंब, जो उसमें भी अभिलंब खींचे थे, वो भी अभिलंब सी पे गया था, तो ये भी अभिलंब कहाँ पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। मतलब जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी है। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। ये हो गया छोटी एफ, यहाँ पी तथा एफ के बीच की दूरी को छोटी एफ बोल देंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए ये क्या था, आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच कौन सा बनेगा, आपतन कोण यानी आई। और यहाँ पे ये परावर्तित किरण है, ये कौन सा किरण, परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनेगा कौन सा कोण, परावर्तन कोण यानी आर, ये बनेगा आर। और यहाँ पे कौन सा कोण बना, आई यानी आपतन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग सिर्फ चित्र को, जो चित्र बनाए हैं उसके बारे में यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। फिर वही बात लिखेंगे कि माना एम और एन एक उत्तल दर्पण है। इस बार क्या मानेंगे, माना एम और एन एक उत्तल दर्पण है, का ध्रुव पी तथा वक्रता त्रिज्या आर है। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है। मुख्य अक्ष सीपी के, मुख्य अक्ष सीपी के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है। एफ से क्या हो रहा है, मिलती हुई इस बार प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वास्तविक नहीं बल्कि आभासी माना जाता है, इसीलिए मिलती हुई इसका क्या होता है, प्रतीत होता है। मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। दिशा यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या प्रतीत होती है, दिशा एनएस में। यहाँ पे परावर्तित कहाँ हुआ, यहाँ पे देखिए, इसको लिख लीजिए, मान लीजिए एन, इसको मान लीजिए एन बिंदु, इसको मान लीजिए एस। एनएस दिशा में, एनएस दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा एफ फोकस बिंदु है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखिए, माना एम और एन एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी तथा वक्रता त्रिज्या आर है। ठीक, इसके बाद मुख्य अक्ष सीपी के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है और एन एस दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा एफ जो दिख रहा है ये फोकस बिंदु है। ये जो एफ है फोकस बिंदु है, ये परावर्तित हो गया एनएस दिशा में। यहाँ पे जो काट दिया है क्या हो गया, फोकस बिंदु। अब ये तो विशेष प्रतिज्ञा लिख दी है, फिर इसका भी क्या प्रमाण आएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। तो फिर ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोगों के लिए इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखना है। ये क्या करना है आप लोगों को, लिखना है। ये तो ऐसे लिखा हुआ, फिगर में लिखा हुआ था कि हमको क्या प्रूव करना है। तब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या था, ये एम एन क्या था, एक एम और एक एन उत्तल दर्पण था। एम एन, इसको माने थे, कौन सा बिंदु माने थे, यहाँ पे इसको एन बिंदु मान ली थे। यहाँ भी क्या है, एन है, यहाँ भी एन है, कोई दिक्कत नहीं, एन भी रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे क्या मान लिए थे, मान लीजिए एम, इसको मान लीजिए, दर्पण को मान लीजिए एन रहने दीजिए, इसको मान लीजिए कोई बिंदु एन डैश मान लीजिए, एन डैश, क्या मान लिए, एन डैश, एन डैश मान लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा किरण था, आपतित किरण, ये हो गया था परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये क्या था, परावर्तित किरण। ये कौन सा कौन था, आपतन कौन, ये था परावर्तन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया, तो यहाँ फिर से लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर जाएगा। ये समीकरण एक इसको मान लीजिएगा। ठीक, ये समीकरण एक हो जाएगा। अब आप लोगों एक प्रमेय पढ़े थे 9th क्लास में, देखिए प्रमेय लिखते हैं। सम्मुख कोण, मान लीजिए कोई लाइन है दो इस तरह से, जब ये दो लाइन आपस में जब काटती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होता है। मतलब ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, तो फिर ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर कोण। इस कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं। यदि ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, बताइए कोण 1 बराबर कोण कितना होगा, कोण 3, और कोण 2 बराबर कोण आएगा 4। तो कौन सा कोण है, सम्मुख कोण, ये है सम्मुख कोण। और ठीक इसी प्रकार देखिए फिगर में हो रहा है, ठीक इसी प्रकार देखिए फिगर में हो रहा है। फिगर में देखिए कहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए, ये देखिए त्रिभुज है ना, पहले देखिए एन डैश एफ और सी, एन डैश एफ और सी। इस ये कोण को मान लीजिए कि ये कोण 1 है, तो ये कोण 2 है, ये कोण क्या है, 2 है। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या था, ये अभिलंब था, इस तरह से जा रहा है, ये हो गया, ये अभिलंब है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, फिर इसको देखिए, ये देखिए काट रहा है, फिर से यहाँ भी बनाते हैं। देखिए ये है,
एक ठो ये है। ये कोण कितना है, आर है, ये कोण कितना है, 1 है। ये दोनों आपस में काट रहा है, ये देखिए इस तरह से गया और ये देखिए जो अभिलंब था इस तरह से गया, तो ये आर बराबर कितना होगा, कोण 1। कोण आर बराबर कितना होगा, 1। ये कौन सा कोण होगा, सम्मुख कोण, क्योंकि अभी तुरंत बताएं सम्मुख कोण जब काटता है तो उसका, जब दो लाइन आपस में काटता है इस तरह से क्रॉस टाइप से, तो जो सम्मुख कोण होता है बराबर होता है ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण। तो ये देखिए काट दिया तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण, क्या लिखिएगा, कोण आर बराबर कितना होगा, कोण 1, यानी कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोण आर। ये समीकरण इसको 2 मानिएगा। कहां से लिखे तो सम्मुख कोण, ये क्या है, सम्मुख कोण। ये कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो गया, देखिए आरएचएस बराबर है, देखिए इधर भी कोण आर है, यहाँ पे भी कोण आर है, तो कोण आई बराबर क्या आ जाएगा, कोण 1। क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण 1। कोण आई बराबर क्या हो गया, कोण 1 को मान लीजिए अब समीकरण 3, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। तो कोण आई बराबर कोण 1 आ गया। तो देखिए क्या है, ये कोण आई है, ये क्या है, कोण 1। कोण आई बराबर क्या आ गया, 1। कोण आई बराबर क्या आ गया है, 1। तब लोग अब ध्यान से देखिएगा, अब एक ठो प्रमेय का और यूज होगा, एक प्रमेय का यूज क्या होगा और होगा। आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए दो क्या है, एक समांतर रेखा है, दो आपस में क्या है, समांतर रेखा है। यदि इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, यदि कोई इसको तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटे, तो इसका संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण आप पढ़े होंगे 9th क्लास में इसका। ये देखिए ये कोण बराबर होगा ये कोण, ये कोण बराबर होगा ये कोण, और ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा वो कोण बराबर इसके बराबर होगा। इसी को बोलते हैं संगत कोण। और ध्यान से देखिए, और जो ये कोण आप लोगों को दिख रहा है, ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा, और ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। ये इस कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण। और ठीक इसी प्रकार ये चित्र में भी हो रहा है, ठीक इसी प्रकार ये चित्र में हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कहां पे हो रहा है, इस तरह का बात कहां पे हो रहा है, हम फिगर में बना के दिखाते हैं आप लोगों को। मिटा देते हैं, फिर से इसको देखिए। ये क्या था, एन डैश था, ये कोण आर है, ये कोण क्या है, आई है, कोण 1 था, ये कोण 2 है। अब ध्यान से देखिएगा फिर से इसको, ये देखिए क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, एक आपतित किरण, ये क्या है, मुख अक्ष। ये दोनों हमेशा क्या होता है, समानांतर होता है। ये दोनों हमेशा क्या होता है, समानांतर होता है। ये कोण कितना था, ये 2 है, ये कोण 1 है, ये कोण 1 है। ये देखिए ये जो अभिलंब खींचे हैं, ये देखिए इसको काट रहा है, इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। थोड़ा सा आपतित किरण को आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए, मान लीजिए जाएगा तो नहीं परावर्तित हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे कर दीजिए ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। क्या हो रहा है, आसानी देखिए, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया, आपतित किरण, ये हो गया मुख अक्ष। तो देखिए कोई तिर्यक छेदी रेखा ये काट रहा है, कोई तिर्यक छेदी रेखा ये काट रहा है, काट रहा है कि नहीं बताइए, तो काट रहा है। तो संगत कोण क्या बताए थे, अगर इस तरह से कोई काटे तो ये जो कोण है वो क्या होगा, ये कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण दिखेगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण क्या है, आई, यहाँ पे कोण आई, मतलब ये कोण जो ऊपर वाला कोण होगा ये नीचे वाला कोण के बराबर होगा। ये ऊपर वाला कोण क्या था, इस कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब कोण आई बराबर क्या होगा, कोण 2, आई बराबर कोण 2, इसको 2 माने थे, तो कोण आई बराबर कितना होगा, कोण 2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब छोटा सा क्या एक लिख दीजिएगा, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बढ़िया से लिखिएगा। चूंकि यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि क्या है, आपतित किरण क्या है, देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए ओ, ओ और एन, ओ और एन डैश, ओ और एन डैश समानांतर है सीपी का, सी और पी। सीपी हुआ मतलब ये लाइन, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे पी और यहाँ पे सी, ये दोनों मुख अक्ष है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। कि जब ये समांतर होता है तो कोण क्या आ गया था, कोण आई बराबर कोण 2, कोण आई बराबर कोण 2। ये कौन सा कोण हो गया, ये संगत कोण हो गया। ये कौन सा कोण, संगत कोण। 9th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण 2 एक संगत कोण है। तो अब देखिए इसको समीकरण क्या मान लीजिए, इसको समीकरण मान लीजिए 3 था, ये समीकरण इसको 4 बना दीजिए। ये क्या है, समीकरण 4 है, ये समीकरण 4 है। तब समीकरण 3 तथा 4 को गौर से देखिएगा। अब देखिए एलएचएस बराबर आ गया, कोण आई, यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पे कितना हो गया 2। तब समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, कोण, ये दोनों जब आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। अब क्या आ गया, कोण 1 बराबर कोण 2, क्या आ गया, कोण 1 बराबर कोण 2।
किस त्रिभुज में आएगा बताइए। त्रिभुज क्या होगा, इसको क्या माने एन डैश, इसको क्या माने एन डैश, एन डैश, एन डैश और क्या ये क्या है एफ है, एन डैश एफ, एन डैश और क्या होगा एफ, ये क्या है सी। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, यही त्रिभुज में ना आया है एन डैश और एफ और सी, एन डैश एफ सी में क्या आया है कोण 1 बराबर कोण 2। तो आप लोगों को पहले भी बताए थे यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजा बराबर होता है, ये आप लोग प्रमेय पढ़े हैं 9th क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया कोण 1 बराबर क्या है कोण 2, तब इसका संगत भुजा बताइए, कोण 1 का संगत भुजा कौन होगा, कोण 1 ये है तो इसका संगत भुजा कौन होगा एफ सी, एफ और सी। अब बराबर हो जाएगा कोण 2, कोण 2 कौन है ये देखिए, ये कोण 2 है तो इसका संगत भुजा कौन होगा ये एन डैश एफ, एन डैश और क्या होगा एफ, एन डैश और एफ, एन डैश क्या हो गया एफ, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर आ गया। अगला बार भी इस तरह से बराबर किए थे। अब एक लाइन यहाँ पे आपको फिर लिखना पड़ेगा कि ये जो एन डैश है वो बिंदु P के बहुत ही एकदम निकट है, क्योंकि ये दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं ये दर्पण आखिर में इतना चौड़ा होता नहीं है, आप लोगों को जूम करके आप लोगों को प्रूव कराने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है, आखिर में ये बहुत छोटा है, जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो बहुत ही क्या होता है छोटा है। तो ये बिंदु एन डैश है वो P के बहुत ही निकट है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एन डैश बराबर P है, मतलब दोनों एक ही जगह है। यहाँ पे फिर लिखिएगा चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, अर्थात, और ये भी लिख सकते हैं अर्थात, या तो क्या ये भी लिख सकते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, अतः जो एन डैश बिंदु है P के बहुत ही निकट है, एन डैश बिंदु P के बहुत निकट है, अर्थात एन डैश बराबर क्या आ जाएगा P, एन डैश बराबर क्या आ जाएगा P, एन डैश बराबर P, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद अब देखिए जहां पे एन डैश है वहां पे क्या लिख दीजिए P, एन डैश जहां पे वहां पे क्या लिख दीजिए P, क्योंकि एन डैश बिंदु P के बहुत ही नजदीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए एफ सी बराबर क्या आ जाएगा P और F, P और F, क्योंकि एन डैश के जगह पे क्या लिख दिए P। अब यही हमको मेन मकसद था लाना। अब देखिए क्या आ गया एफ सी क्या हो गया ये एफ सी बराबर कितना हो गया पी एफ, ये क्या हो गया पी एफ, मतलब ये दोनों छोटका छोटका क्या हो गया बराबर, ये दोनों छोटका छोटका क्या आ गया बराबर, ये छोटका क्या है एफ है, ये छोटका एफ है, और यहाँ से यहाँ की दूरिया जो था वो क्या था वक्रता त्रिज्या आर। देखिए यहाँ पे छोटा से लिखा हुआ आप लोग को नहीं दिख रहा हो, बड़ा लिख दिए, यहाँ से यहाँ की दूरिया बड़ी आर है और ये छोटका दूरी एफ था, और ये दोनों आप दूरी क्या आ गया बराबर आ गया। तो आप लोग इसका पहले का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा एक टी और लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, आप लोग को दिखते रहे इसलिए। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ये जो बढ़का है ये देखिए P और C, PC को क्या लिख सकते हैं, अब PC बराबर PC, ये पूरा बड़ा है तो इन छोटा फॉर्म में लिख दीजिए P और F प्लस F और C, और ये दोनों छोटका आपस में बराबर है, तो यहाँ पे जो PF है PF प्लस FC, ये जो FC है उसके जगह पे क्या लिख दीजिए PF, P और F लिख दीजिए, P और F लिख दीजिए, ये क्या है PC, और PC का मान लिख दीजिए, ये जो P और C है वो PC का मान कितना है बड़ी आर बोले तो वक्रता त्रिज्या, बड़ी आर बोले तो क्या होगा वक्रता त्रिज्या यानी आर। इसके बाद देखिए F P और क्या P और F, P F क्या है छोटी f, ये क्या है छोटी f प्लस यहाँ पे भी क्या है PF, तो ये भी क्या हो गया छोटी f, तो दो को छोटी f हो गया, यहाँ पे क्या हो गया r, तो r बराबर क्या आ गया, अब आगे देखिए r बराबर क्या आ गया 2f, r बराबर 2f, r बराबर आ गया 2f। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। आप लोग एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए क्या थे। सबसे पहले उत्तल दर्पण का शुरुआत से देख लीजिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाइएगा, उत्तल दर्पण बनाने के बाद ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये जो था ये क्या था एक अभिलंब था जो कि वक्रता केंद्र से मिल गया था, और ये देखिए इसको डॉट डॉट करके मिला है तो ये क्या हो गया फोकस बिंदु। इसके बाद कुछ नहीं किए, ये जो चित्र में लिखा हुआ था वही बात यहाँ पे लिख दिए, माना MN क्या है एक उत्तल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, R वक्रता त्रिज्या है, मुख अक्ष CP के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है और NS दिशा में परावर्तित हो जाता है, तथा जो F है बड़ी F ये दर्पण का फोकस बिंदु है। ये तो आप लोग फिगर से ही लिख दीजिएगा, लेकिन मेन ये है, तो इसको करने के लिए आप लोगों को मात्र दो को प्रमेय याद रहना चाहिए। क्या किए थे कर दिए थे, सबसे पहले क्या किए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R,
कोनाई बराबर कोनार, इसको समीकरण 1 माने थे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता, सम्मुख कोण, इस तरह से कटा था, इस तरह से कटा था, ये कोनार बराबर कोण आ गया था 1, ये कौन था, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण लिख दिए, सम्मुख कोण लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 से। फिर देखें तो क्या हुआ, LHS बराबर था, RHS बराबर था, तो LHS भी बराबर आ गया, LHS भी बराबर आ गया, तो इसको समीकरण 3 मान लिए। और फिर अब जब O और N डैश और CP जब आपस में समानांतर है तो इसका कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा, ये जो देख रहे हैं या विलंब, इसको जब काट देता है तो संगत कोण बराबर हो जाता है। तो संगत कोण कौन आया था, कोण I बराबर कोण 2, कोण I बराबर कोण 2, कोण I बराबर कोण आया था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, कोण I बराबर कोण 2, तो कितना आ गया था, कोण I बराबर कोण 2, इसको मान लिए थे समीकरण 4। समीकरण 3 तथा 4 से देखे थे तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए I है, यहाँ पे भी I है, तो LHS बराबर हो गया था, तो RHS भी बराबर हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2। अब ये त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में N डैश FC में ये दोनों कोण क्या आ गया, बराबर। तो जब दो कोण बराबर आ जाता है किसी त्रिभुज में तो उसके संगत भुजा क्या होता है, बराबर। तो इसका संगत भुजा बराबर हो गया, तो इसका संगत भुजा क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब बराबर करने के बाद क्या माने थे कि दर्पण का जो द्वारक है बहुत ही छोटा है, अर्थात बिंदु N डैश जो है वो P के बहुत ही निकट है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि N डैश बराबर P है। तो N डैश बराबर क्या आ गया था, P, तो जहां पे N डैश था उसको क्या लिख दिए थे, P। तब ये दोनों आपस में बराबर आ गया, ये छोटका और ये छोटका आपस में बराबर आ गया। तो अब लिखें, अब इस जो बड़का लिखा हुआ है PC, इसको दो छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिए, और ये जो छोटका फॉर्म आता है वो छोटी f के बराबर आता है, ये भी इसके बराबर था, तो उसके जगह पे भी छोटी f लिख दिए, छोटी f जुड़कर दो छोटी f बन गया, यानी R बराबर क्या आ गया, 2f। और ये आप क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। उत्तल दर्पण के लिए भी प्रूव्ड करवा दिए और अवतल दर्पण दोनों के लिए। तो आप लोगों को छोटा सा क्या क्वेश्चन बताते हैं, ये क्या बताते हैं, एक दो क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन इस तरह से देगा, यदि बड़ी R बोले वक्रता त्रिज्या का मान 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी यानी छोटी f का मान कितना होगा, बताइए। तो फटाफट से आंसर दीजिए, इसका कितना आएगा, बताइए कितना होता है, इसका संबंध कितना होता है, R बराबर 2f, R बराबर 2f, R बराबर 2f। R कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। f हमको निकालना है, f हमको क्या निकालना है, तो 2 से भागा दीजिए, तो 50 बटा कितना आएगा, 2। तो f का मान कितना आएगा, बताइए। तो f का मान कितना आ गया, 25, f का मान आ गया 25। इसी तरह से इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, मान लीजिए f बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप बताइए बड़ी R का मान कितना होगा। बड़ी R बोले तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा, तो बताइए R बराबर कितना होता है, फार्मूला बताइए। R बराबर कितना होता है, 2f, R बराबर 2f। तो इसको सीधा सीधी दूना कर दीजिए, कितना है, 20 हो जाएगा आंसर। आपको करने कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए R का मान दिया हुआ 100, R का मान 100, फोकस दूरी कितना होगा, 50 होगा, इसका आधा 50। जिसे R का मान लीजिए 180, तो इसका आधा कितना होगा, 90। फोकस दूरी कितना होगा, 90, फोकस दूरी 90। यदि फोकस दूरी दिया हुआ है 10, तो वक्रता त्रिज्या कितना आएगा, 20, इससे दुगना, इससे दुगना। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर लड़का आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि R का मान 120 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी का मान कितना होगा, यानी छोटी f का मान कितना होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2, यदि f का मान 30 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या बोले तो बड़ी R का मान कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसका आंसर दीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लेके बताएंगे कि ये लड़का आंसर दिया था। लेकिन यदि आपका कोई बड़ा भाई है जो कि 12th में पढ़ता है, तो उसका आज क्लास जो सारणिक है 12th मैथ में जो सारणिक चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो आप लोग बोल दीजिएगा। और वो दूसरा चैनल पे होता है, बुद्धा साइंस एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिएगा, वहां पे आएगा। वहां पे भी आप लोगों को हम ही तैयारी करवा रहे हैं 12th क्लास के लिए। 11 12 दोनों का वहां पे क्लास चलता है। अभी 12th के मैथ चल रहा है, तो आपका कोई बड़ा भाई होगा तो आप लोग उसको बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।